रख दो बैग, रख दो बैग। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। क्या हाल चाल है क्लास? हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाउ द जोश? हाय सर। पिछली बार अभी जो लास्ट में आप लोगों ने सरप्राइजिंग एलिमेंट और कंफ्यूजिंग वाले एलिमेंट को भर के दिया था, बड़ा अच्छे से लिख करके दिया, जो भी लिख करके दिया, और जो भी और जितना भी लिख करके दिया उसमें जो सवाल आप लोगों ने पूछे बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। सवाल बिल्कुल सच्चे हैं, जेन्युइन हैं, जैसा आया था सच में कोशिश तो वही की है। जैसे कुछ लोगों के सवाल हैं, जैसे कार्बन 12 का मास नहीं समझ में आ रहा है कि वो निकाला कैसे गया, है ना, वो जेन्युइनली पूछ लिया गया। कुछ लोगों के क्वेश्चंस इतने अलग हैं जिसने मुझे ये प्रेरित किया, ये मोटिवेट किया कि मैंने उस जस्ट तुम्हारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर बैठ के सोचा, तो एक नया एक्सपेरिमेंट बनाना पड़ा जस्ट उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, ये इतने अच्छे क्वेश्चन थे कि उस क्वेश्चन से ही आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो सारे लोग एक काम करो। अच्छा, तुम लोग के पास रफ कॉपी होती है क्या? लास्ट पेज। आगे से सब लोग एक वो अब आती नहीं आती है, वो जो एक खराब से कागज जैसी दिखने वाली रफ कॉपी होती है। हाँ, वो अगली बार वो ले आना अगली बार से। जैसे हम जो एक्स्ट्रा जो हम कुछ भी करते रहते हैं ना, तो हम उसको नोट करते रहेंगे, वरना फेयर रहेगा तो फिर हम नोट नहीं करते ना, हम सोचते हैं कि पीछे नोट कर लो। तो मुझे पता था नहीं लाए होगे, तो मैं आज तो ले आया था अपने पास से। ये शेयर कर दो पीछे, सबको मिल गया। अगली बार से कोई भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही वाली रफ कॉपी, कोई भी कॉपी जो बच गई हो, पुरानी बच गई हो, यूज़ ना हो रही हो, पिछले साल की हो, क्लास 8th की हो, खाली पड़ी हो, उस तरह से ले आना। मतलब जस्ट ऐसे एक्सरसाइज जो हम लोग करते रहते हैं ना, बगल में बैठ के कुछ सॉल्व करते रहेंगे, तो उसके लिए अच्छा रहेगा वो। अच्छा, फिलहाल एक काम कर दो जल्दी से ज़रा, मुझे सब लोग लिखो ज़रा, मुझे वो चाहिए, दिखाओ तुम्हारे इस पर लिखा हुआ दिखाना मुझे। एटॉमिक रेशियो निकालो, टोटल मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकालो। बिन बोले बातें कैसे करूं, का हो गो, करो। इधर एक दूसरे से पूछना मत, पूछना नहीं आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं है। ना नंबर मिलना है, ना मैंने जज करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र में इज्जत ईमानदार होने की है। जवाब आता है इसकी कोई इज्जत नहीं मेरी नज़र में, ईमानदार होने की बहुत इज्जत है मेरी नज़र में। तुम भी पूछ लो, नहीं हो रहा तो पूछ लो, बता दो, कोई बात नहीं आने पर निराश फील नहीं करना है भाइयों, खुश रहना है कि नहीं आया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल आता है, जाता है, नहीं आता, भाड़ में गया वो, मुस्कुराते रहिए। NH3 का बताइए, और कोई कर लिया हो तो बहुत बढ़िया है, गजब जा रहा है। नेकी पर चले और बदी से अपने आप से ईमानदार रहना दोस्तों, ईमानदारी छूट ना पाए। किस का, जिसका भी नहीं हो पाया कोई बात नहीं, किसी का नहीं हो पाया कोई बात नहीं, जल्दी से बता दो सारे लोग, समय बीत रहा है। नाइट्रोजन, और कौन है? हाइड्रोजन। क्या बात है, हाइड्रोजन कितनी बार है दोस्तों? 3 बार है, और नाइट्रोजन 1 ही बार है। मैंने बोला एटॉमिक रेशियो, एटम कितने इसमें? टाइप ऑफ एटम, सॉरी, वैसे 4 है, ठीक है। टाइप ऑफ एटम कितने हैं? 2 टाइप के हैं। तो अगर एक हिस्सा नाइट्रोजन का है तो हाइड्रोजन का कितना है? मान लो CO2 होता तो एक हिस्सा C का, दो हिस्सा ऑक्सीजन का। पक्का समझ में आ गया कि नहीं? आया है? क्या आया है बताओ मुझे। कोई बोलो।
एटम्स आपके 4 हैं। याद नहीं करना है, अपने मन में समझाओ, बताओ। कोई बात नहीं, सुनो, जैसे ये है ना, मैं कुछ ही पूछ लूंगा। जैसे मान लो मैं पूछ लेता हूँ इसका एटॉमिक रेशियो बताओ AB2 का, तो एक बार आता है A, 2 बार आता है B, तो 1:2 है ना। X Y Z 2 4 6, हाँ वो तुमने डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। अगर सिंप्लीफाइड नहीं भी करते तो क्या होता, 2 है X का, 4 है Y का, 6 है Z का, तो 2:2। ये एटम का रेशियो है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो X और Y है यहाँ पर, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, एटॉमिक रेशियो हो गया। टोटल अच्छा मास रेशियो बताओ, मैंने बड़ा खींच दिया। जिसका भी मास रेशियो मैंने यहाँ लिखा था, मास रेशियो के लिए मैंने हेल्प की थी, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, है ना। नाइट्रोजन कितना है 14, हाइड्रोजन में कितना है 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, देखो ना NH3, तो हो गया ना 14:3। अब मान लो XY2, इसका मास होता 2 किलो और Y का मास होता 4 किलो, तो X का 2:8। क्यों, तुम बता ही रहे हो कि इसका जो है वो 4 किलो है Y का, और Y 2 बार है, मतलब तुम्हारे थैली में 2 बार Y रखा है, 1 बार X रखा है, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 1 बार X 2 बार Y। सिंप्लीफाइड कर देते हैं हम। लेकिन अगर मैं पूछूं तुम्हारे पास टोटल वजन कितना आ रहा है, तो क्या करोगे, इसको ऐड करोगे या इसको ऐड करोगे, ऊपर वाले को ऐड करोगे ना, क्योंकि असलियत में तुम्हारे पास 2 किलो का X है और 8 किलो का Y है, तो टोटल पैकेट्यूलर मास क्या होगा उस पैकेट का 10 होगा। उसको सिंप्लीफाइड से तो देखेंगे नहीं, उसको तो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि टोटल तो वही है। ये तो हमारे समझने के लिए 1:4। एक बार ईमानदारी से बता दो जिसको नहीं आया, कोई बात नहीं। जज नहीं करना है किसी को, अगर तुरंत ये नहीं क्लास में तुम लोग जज करने लगो। मेरे को बड़ा जज करते थे लोग, मैं हाथ उठाऊं मेरे को नहीं आया, नहीं आया, क्या आदमी है ये। मतलब जज नहीं करना है क्लास में किसी को। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम, फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम पता है ना, सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है फिनलैंड का। वहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, एम्पैथी, सिंपैथी, करुणा नहीं चाहिए तुम्हारी, और को बात नहीं बच्चा, लेकिन अंदर से भाव होना चाहिए कि हर समय का सबकी लर्निंग का जो ग्राफ है अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट होता है। न्यूरोलॉजिकल साइंस, अगर हम न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा बाद में। तुम्हारा नाम क्या है? सोहम ठाकुर। थैंक यू फॉर द ऑनेस्टी। पहले तो सोहम, तुम्हारा कितना किलो वजन है? 42। तुम्हारा दोस्त का वजन कितना है? कुछ तो आगे पीछे होगा, सेम एकदम बराबर। तो तुम दोनों का जो मास रेशियो है वो समझ में आगे कैसा है? 2 ही लोग हो ना। मान लो मैं सोहन को 2 बार कर दूं तो क्या होगा? 2 × 42 = 1 बार मोक्ष। मैं कह रहा हूं, मैं सोहन नाम है ना, सोहन को 2 बार कर दूं और मोक्ष सोहम को 2 बार कर दूं और मोक्ष को 1 बार कर दूं तो कितना होगा? तुम मास रेशियो समझ में आ गया? मतलब कि मेरा और तुम्हारा, जिससे भी हम मिलके बने हैं, उनका टोटल मास तुम दोनों को कितना है इस वक्त? अभी 2 सोहम नहीं है, 2 सोहम नहीं, सोहम 2 नहीं है, 2 लोग, 2 सोहम नहीं है, तो कितना है टोटल मास तुम दोनों का? कितना? 86। हाँ 6 और ये 8। तुम दोनों कितने कितने हो? 1-1। एक सोहम है, एक मोक्ष है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो कितना है? 1:1। अभी ठीक है क्या? ये 1:1।
मतलब कि ये टोटल कितने लोग मिल करके ये एक सीट बनाते हैं। अगर ये एक सीट एक मॉलिक्यूल है, सॉरी कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, तो इसको एक सोहम और एक मोक्ष मिलके बनाते हैं 1:1। लेकिन अगर पूछे कि इस पूरे कंपाउंड का टोटल मास क्या है, अगर मैं ऐसे उठा लूँ इसको, इस मॉलिक्यूल को मैं इस मॉलिक्यूल को उठा लूँ, मुझे कोई करेक्ट नहीं कर रहा है यार, अभी तो करेक्ट कर रहे थे तुम लोग। मैं इस कंपाउंड को उठा लूँ तो कितना हो जाएगा टोटल? 86 हो एक तो 1:1। और यह था, बस हो गया, इतना ही था। तो ऐसे P4 में क्या होगा, मतलब सोहम ही 4 बार आ गए हैं, P4 का क्या होगा? क्योंकि P4 में ना साथ में कोई है नहीं। P का एटॉमिक मास यूनिट है 31, आ रहा है वो 4 बार, कितना हुआ? 124। बस इसका कोई रेशियो बन ही नहीं पाएगा, अकेला खड़ा है, अकेला कबीरा खड़ा बाजार में मनाए सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये है वो, अकेले 4 बार खड़े हुए हैं। खुद ही से बातचीत चल रही है, बाजार में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ओ P4 और तेरा क्या हालचाल, मेरा बढ़िया भाई, एक और P4, 4 P4 मिलके बात कर रहे हैं आपस में, किसी से कोई दुनिया से मतलब नहीं है, अकेले खड़े हैं इसलिए। अभी क्लियर हो गया? तुमको क्लियर हो गया? हो गया ना क्लियर? ईमानदारी, ईमानदारी खून में है। कौन सा गाना था वो? खून में है ना, लिख दिया ना बेटा, एक बार लिख दो तीनों। आप लोगों के जो कन्फ्यूजन और सरप्राइजिंग एलिमेंट वाला था, थैंक यू फॉर द एप्रिसिएशन, जो भी आपने लिखा था, एप्रिसिएशन के लिए धन्यवाद। और सवाल से हमने, अच्छा वो जो सवाल तुमने पूछा है, उस सवाल से बहुत ही अच्छे चिंतन डेवलप हुए हैं। क्या डेवलप हुए हैं? हाँ, थिंकिंग डेवलप हुई है एक नई प्रकार की। उन सवालों ने नया कॉग्निटिव इवोल्यूशन किया है, अगर इंग्लिश मीडियम गर्ल्स के हिसाब से बोले। कॉग्निटिव इवोल्यूशन, अरे कोई बात नहीं। अगर ये गलतियां नहीं होंगी तो ये खूबसूरत कैसे होगा पूरा माहौल। गलतियां अच्छी हैं, वो सुना नहीं, दाग अच्छे हैं। सवाल तुम्हारे मन में तुमको कैसा भी लगे कि यार बहुत सिली सवाल लग रहा है, चिंता नहीं करो, वो सिली नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द मोस्ट सिली क्वेश्चन दैट यू थिंक इन योर ब्रेन इज सिली इज एक्चुअली द रियल क्वेश्चन। क्योंकि उसको अगर हम कपड़े पहनाएंगे ना अच्छे, कि सवाल तो मेरा ऐसा है लेकिन इसको कैसे लिखूं, इसको टाई कोट पहना देता हूं ताकि ये अच्छा सवाल दिखे, मत करो, हूबहू पिरो दो, आया मन में जैसा आया वैसा ही लिख दो, समझ रहे हो? ठीक है ना? अच्छे सवाल थे। उन सवालों की वजह से ही आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। 3-4 सवालों ने मुझे बहुत देर तक सोचने पे वो रखा है, मतलब मजबूर किया है कि मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊंगा, या मुझे खुद भी कहीं ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया है। तो मुझे जब मैंने उन सवालों पर, आपके ही सवालों पर थोड़ी देर बैठ के सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ ये सवाल आ गया, मेरा भी थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ गया। समझ रहे हो बात? ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ सवाल बहुत अच्छे हैं। और एक कार्बन 12 का सवाल है, वो हम बाद में क्लियर करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें और चाहिए जो चैप्टर 4 में आएंगी। कितने पोस्टुलेट्स हैं एनसीईआरटी में आपके डेल्टन के? 6। बुक में थोड़ी प्रॉब्लम है, बुक में पोस्टुलेट्स को बहुत क्लैरिटी से नहीं लिखा गया है, जिससे वो बच्चे जिस बच्चे ने अभी 2 लॉ पढ़े हैं उसको तुरंत समझ में आ जाए कि ये 2 लॉज इन पोस्टुलेट से कैसे कनेक्टेड है। आइडिया सेल, मास, अरे चीज़ें जल रही हैं, अगरबत्ती जल रही है, कोयला जल रहा है, कागज जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है। फिनोमिना क्या है? द फर्स्ट साइंटिस्ट एंटोनी लवोजिया। यार किसी कोई देख करके बताना है इसको सही में फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, लवोजिया है या लवोइजा है, ये क्या है, ये कुछ तो लवोजिया, एंटोनी लवोजिया। इनका लॉ क्या है? मास लॉ 2 क्या है? लॉ 2 दूसरा लॉ
कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी या डेफिनेट प्रोपोर्शंस में आता है? कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब है जल्दी से? इसका मतलब क्या है? नहीं आएगा तो मैं तुम्हारा भाई, चलो बताओ। मजाक कर रहा हूँ। In a compound, the law of constant proportion हाँ, हाँ, states that हाँ, हाँ, in a compound an element is हाँ, हाँ। is in definite proportion to the other element. अभी जो आज तुमने निकाला था, जो क्वेश्चन निकाला था ना 14, इसमें से कौन सा वाला जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन है? डेफिनेट प्रोपोर्शन कौन सा वाला है? ये है ना, ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये मास का डेफिनेट प्रोपोर्शन है ना, एटम का भी, दोनों ही प्रोपोर्शन में है कि नहीं, या सिर्फ यही है? इसका भी प्रोपोर्शन है ना। प्रोपोर्शन मतलब कुछ नहीं कि कोई कितना है और कौन कितना है, तो ये इस टू ये में कितना कितना है ना, समझ गए ना? डेफिनेट प्रोपोर्शन सारे लोग बताओ जरा क्या है? अगर एक कंपाउंड में 1:2 से आ रहे हैं दो एलिमेंट, तो 3:4 पर होनी पड़ेगी, 1:2 ही रहेगी। वाह वाह, क्या बात है। तो मास का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा बराबर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हाइड्रोजन, जैसे पानी में कितना है, क्यों है बताएगा कोई? दो पानी के O का 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा, है ना? तो H2O कितना था? 1:2, हाँ 1:8, ठीक है। यही है डेफिनेट प्रोपोर्शन। एटॉमिक प्रोपोर्शन क्या है इसका? क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये दोनों डेफिनेट प्रोपोर्शन में है कि नहीं? लेकिन जोसेफ प्रॉस्ट अभी इसकी बात नहीं कर रहे थे। ध्यान प्लीज भूलना नहीं जो मैं कह रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर। जब जोसेफ प्रॉस्ट यानी कि लॉ 2, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड डेफिनेट प्रोपोर्शंस में जब वो अपनी बात बता रहे थे, वो इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात नहीं कर रहे थे। अभी एटम जैसी कोई चीज आई ही नहीं है, अभी तक किसी के दिमाग में ये बात ही नहीं आई है कि एटम जैसा कुछ हो सकता है जिसको हम बाद में सोच सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है इनडिविजिबल जैसी। अभी एक नोट एक स्वर बना ही नहीं है, उनके दिमाग में ये बात ही नहीं आया है। उनको तो ये लगता है कि कुछ दुनिया में है जो सा सा गा ऐसा ही है, या फिर H2O ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो H2O है। समझ रहे हो बात? बस इतना पता है कि जो भी है वो आपस में उनका रेशियो ऐसा है, ठीक है। जब 2 ही लॉ हैं, सारे बच्चों ध्यान सुनना, जब लॉ ही 2 हैं, इस 2 लॉ से तुमको ये कहीं भी दिख रहा है? ध्यान सुनना ये बात। पहला लॉ मास कंजर्व्ड है, दूसरा लॉ सब कुछ प्रोपोर्शनेट है। साथ नहीं छोड़ा करो। तुमको लगता है कि थोड़ा सा मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा बोल दिया और वो तुरंत प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है तब ठीक है, मैं गलत हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। मैं क्या बता रहा था? लॉ 1 कि मास कंजर्व्ड है पहला लॉ, और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसमें कहाँ से ये दिख गया कि एटम्स जैसी कोई चीज़ होती है? ये जो पोस्टुलेट में एटम की बात आई है वो कहाँ से आ गई? आखिर डेल्टन ने भी पहली बार एंटोनी लेवोजिया का लॉ देखा, जोसेफ प्रॉस्ट का लॉ देखा, और फिर अपने विचार में चले गए क्यों हो रहा है, पोस्टुलेट बनने वाला है। फिर वो अपने विचार में चले गए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये क्यों का विचार जो है उसके बाद पोस्टुलेट बन जाएगा। लेकिन अभी मात्र 2 लॉ देख करके समझ में आ जाएगा क्या? तुम बताओ मेरे को, किसी के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि सर मास कंजर्व्ड है और डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, यहीं से पता लग गया कि एटम एग्जिस्ट करता है। किसी कुछ सोचो जरा, थोड़ा सोचो, ऐसा हो रहा है क्या? हर दिन के रंग अलग होते हैं। किसी दिन ड्रामा ज़्यादा होता है, किसी दिन सोचना ज़्यादा होता है। हमें सबको एंजॉय करना है।
लॉ 1 और लॉ 2 को देख करके किसी के मन में भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि बात तो समझ में आ गई मेरे को, एटम तो एग्जिस्ट करता है, कैसे दिखा नहीं इन दोनों लोगों को? डाल्टन को दिखा, प्रोस्ट को नहीं दिखा, उनको भी नहीं दिखा। तुम बताओ। अगर कोई दो चीज प्रोपोर्शन है तो वो एक एक भी दो ये अपने में। अगर कोई चीज प्रोपोर्शन में, अच्छा, क्या बात है, ताली आ जाओ। उनका ये मानना है कि अगर कोई भी चीज प्रोपोर्शन में आ रही है तो पक्का वो एज एन इंडिविजुअल होगी कहीं मौजूद, तभी तो 1:8 आ रही है, ये कहा उन्होंने। पर अगर ये कॉपी, इस पेज को मैं फाड़ दूं, एक 8 सेंटीमीटर जितना फाड़ूं और एक 1 सेंटीमीटर जितना फाड़ूं, फाड़ा तो मैंने कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म से, यानी कि नंबर की बहुसंख्याओं में ये भी पॉसिबल है कि मैं इस पूरे जुड़े हुए सिस्टम को, जो तुमको इंडिविजुअल दिख रहा है, मैं इसको कंटिन्यूस मान लूँ, डिस्क्रीट ना मानूँ, क्योंकि एटम डिस्क्रीट माना जाएगा। मैं इसको 1 मान रहा हूँ, इसमें से 8 सेंटीमीटर निकाल लो स्केल से नाप के, फाड़ लो अलग, और 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप निकाल लो, फाड़ लो अलग। तो मैंने कंटिन्यूस में से भी 1:8 निकालना, लूज तो नहीं हो गया ये सर्किट कहीं पे? 1:8 को निकालना कंटिन्यूस प्लेटफॉर्म से भी पॉसिबल है। इसीलिए कभी कभी मास रेशियो, जैसे क्लोरीन का 35.5 है। कितना है? कितना है? अब तो ये बात बिगड़ जाएगी दोस्त, मास तो फ्रैक्शन में आया है। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? फिर बिगड़ जाएगी ये बात। मतलब मास तो फ्रैक्शन में हो सकता है, 1.5 किलो ले लिया, 4 किलो ले लिया, वो फ्रैक्शन में आ सकता था, लेकिन सिर्फ इससे हम ये नहीं कह सकते। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके 1:8 को देख करके मैं सोच पाऊँ कि चीज़ें डिस्क्रीट पैकेट में हैं। आया था मेरे दिमाग में, सच में आया था। कल यही बात मैं सोच रहा था, फिर लगा पता थोड़ी देर बाद सोचने के बाद, ये तो मैं कंटिन्यूस में से ही फाड़ सकता हूँ, 1:8 तो कहीं से ही फाड़ लूँगा मैं, है ना? तो ये सवाल मेरे मन में भी आया था, फिर ऐसे मैंने सोचा तो मुझे क्लियर हुआ कि हाँ ये बात तो सत्य है, वो तो मैं किसी भी कंटिन्यूस में से 1:8 का रेशो निकाल सकता हूँ। एक लंबी सी लॉलीपॉप का जो रेम होता है उसमें से 1 सेंटीमीटर काट के अलग रख लो, 8 सेंटीमीटर काट के अलग रख लो, हो गया 1:8। रेम तो कंटिन्यूस था, कहाँ है डिस्क्रीट? वो तो पूरी रील थी वो लॉलीपॉप नहीं निकालते हैं, वो टर्किश लॉलीपॉप देखी है? हाँ, उसी का तो सिंबल बना होता है सब जगह लॉलीपॉप में तो इसमें से मैं 1:8 निकाल सकता हूँ। किसी भी कंटिन्यूस चीज़ में से 1 और 8 निकाला जा सकता है। इससे ये साबित नहीं हो पा रहा कि ये जो चीज़ थी जिसमें से निकाला गया है वो कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट, मतलब एक है या अलग अलग। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में कल आया। तो जोसेफ प्रोस्ट, एंटोनी लवोजिया, इन दोनों लोगों से कहीं भी ये समझ में आ रहा है कि एटम एग्जिस्ट करते हैं? बताओ। जब दिख ही नहीं रही ये चीज, जब बोलो, जब दिख ही नहीं रहा, ना तो लॉ 1 में ना लॉ 2 में कि एटम जैसी कोई चीज है, तो कैसे कह दिया तुमने डाल्टन कि एटम जैसी कोई चीज है? तुम्हारे पोस्टुलेट्स में ये हिम्मत कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने एटम जैसी किसी चीज का नाम ले लिया? पक्का कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है जो मिसिंग है। जो डाल्टन ऐसा है, एटॉमिक थ्योरी बनने ही वाली है। डाल्टन की नज़र से देखोगे एटॉमिक थ्योरी बनने ही वाली है। एक लॉ आ चुका है, पहला पिलर ऑफ द बिल्डिंग। दूसरा लॉ आ चुका है, दूसरा पिलर ऑफ द बिल्डिंग। तीसरा लॉ आना बाकी है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी सिर्फ 2 लॉ पता किए गए थे, अभी भी एटम को संकेत करने वाला लॉ नहीं आया है। तो एक लॉ, हालांकि पोस्टुलेट में लिखा हुआ है उस लॉ का, लेकिन पोस्टुलेट में बताया नहीं गया आप लोगों को कि एक्चुअली लॉ है ये मतलब
एनसीईआरटी की उस किताब के इतने पैराग्राफ में कहीं मेंशन नहीं है कि ये लॉ की तरफ जा रहा था, इसलिए ये पोस्टुलेट लिखा गया है। हाँ, बच्चा पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है हाँ कि इन दो थ्योरीज में से ये पोस्टुलेट कैसे सोच ली डल्टन ने। विज्ञान का काम है, जैसे वैज्ञानिक ने सोचा था क्लास में बच्चे भी वैसे ही सोचते हुए निकले। जो कन्फ्यूजन वैज्ञानिक का था वो कन्फ्यूजन क्लास में बच्चों का भी होना चाहिए, तो बढ़िया रहता है। फिर हमको एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखती है साइंटिफिक इंक्वायरी में ये हो क्या रहा था, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा कि हमें लॉ और पोस्टुलेट्स में लिंक नहीं बना पा रहे हैं कि ये कैसे। कोई 2-3 लोगों ने ये सवाल, 2-3 के 4 लोगों ने पूछा ये सवाल कि लॉ और पोस्टुलेट में हम लिंक नहीं बना पा रहे हैं। तब ये सवाल आया और अब मैं आप लोगों को कराऊंगा एक एक्सपेरिमेंट जहाँ से ये पता लगेगा। तो मेरे पास था ये किचन वाला वेट नापने का। कुछ माएँ और कुछ लोग रख लेते हैं अपने किचन में, जो ज़्यादा प्रोफेशनल खाना बनाते हो घर में नाप के 4 ग्राम ये जाएगा। तो ये किचन वाला ही वो है, वेइंग बैलेंस कह सकते हैं इसको, वेट मेजरमेंट का। इसको मैंने ऑन किया, ये मैंने रखा हुआ अपने लिए क्योंकि कई जगह मुझे एक्सपेरिमेंट करना हो तो मेरे काम आता है। क्या हो गया दोस्त? 0 ग्राम 0 ग्राम 0। वो मेरे हाथ हिल रहा है, सेंसिटिव इनफ। लेकिन मैं रख दूंगा तो अब तुम लोग को दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं गीता पे हाथ रख कसम खाता हूँ। ठीक है, 2 कंचे 2 मार्बल। अच्छा, इसको तुम लोग नोट करते जाना, ठीक है, सुनते सुनते। अभी नहीं, मतलब ध्यान रखना, बस ऐसे जल्दी में नोट कर लेना। मैंने इन 2 मार्बल्स को इस पन्नी के अंदर बंद करके इसके ऊपर रखा। लिख लो। अभी एक लॉ आना बाकी है यहाँ पे, जो कोई लेकर के आएगा, फिर पोस्टुलेट्स में दम आएगा। इसको लिख लो x। x है पन्नी। क्या है? ये तुम लोग क्या बोलते हो भाई इंग्लिश मीडियम में? पैकेट्स। सो हियर आर द पैकेट्स। ऐसा नहीं, मेरा भी दोस्त है एक इंग्लैंड का, तो जो पैकेट्स हैं, पैकेट्स, उनका जो ग्राम है वो 1 ग्राम का है। कितना? कितने का? 1 ग्राम का। कितना? 1 ग्राम का। कितना? 1 ग्राम का। कितना? पैकेट है 1 ग्राम का, जो तुम थैली देख रहे हो ये। लेकिन जब मैंने इस थैली में 2 कंचे रख दिए, 2 मार्बल्स रख दिए, तो उसका वेट आया है। कहीं पर भी समझ ना आए, अगर ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए 11, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे पूछ लेना। हाँ 11 ग्राम। हाँ वो जी ग्राम है और ये 11 है। ये लॉजिक्स बिल्कुल सही। 10 ग्राम का मार्बल है, ठीक है। कितने मार्बल? ये भी लिख लो, नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है। नहीं, वाई जो उसका मास लिख रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नंबर ऑफ मार्बल लिख रहा हूँ। कितने हैं नंबर ऑफ मार्बल? च्यू च्यू। So there are 2 marbles and 1 packets. Combining those, we got 11 grams. Okay? Now we are having 4 marbles, 1 packet, and I'm going to put it over here. And it shows 22 grams. 22 grams. मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जल्दी आ, बोलो। ये सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, इन पे भरोसा करिए। ये दोनों का मिला के। हाँ, अब देखो टोटल 11 आया था और मैंने ये अभी ट्विस्ट है, बताऊंगा बाद में। यही इसी ये एक्सपेरिमेंट इतना सुंदर है। हाँ, क्या बताऊं मैं, अभी मालूम पड़ेगा। तो ये 11 ग्राम, 11 में से 1 माइनस कर दिया, 10 ग्राम का मार्बल है। कहने को एवरेज 5 है,
हर मार्बल का, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। हाँ, ऑन अगर पूछो कि एवरेज मास कितना है तो उसका फिर 5 आया ना, क्योंकि जब 2 मार्बल 10 के हैं तो 1 मार्बल 5 का ही होगा। लेकिन ये इसमें भी ट्विस्ट मौजूद है, वो भी आएगा। वो ट्विस्ट जो है एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, एकदम रियल लाइफ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। डेल्टन भी ऐसे ही कर रहे थे एक्चुअल में, बस मैं एनालॉजी चेंज कर रहा हूँ। वो पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को मेजर कर रहे थे, हम यहाँ वही काम कर रहे हैं मार्बल्स के साथ, थोड़ा पेडागॉजिकली बस। तो 4 मार्बल, 4 marbles, 1 packet becomes 22 grams. Are you clear? Are you clear, mate? Can you count how many marbles? Wow, I like that. 29 grams. हाँ, वही ट्विस्ट है, वो जो आ रहा है। अभी आएगा। 29 grams. तो फिर ये कितने का है? And what you will say here? Thank you. Sorry. Grams. Now we have another compound. 1 packet, 8 marbles going here. मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा 39 बोलो ये सही कह रहे हैं, विश्वास करिए। विश्वास करें। इतना ऐसा इग्नोर मत करो यार, ठीक से बताओ इनको। क्या? ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। इन पर विश्वास करें, इन पर विश्वास करें। कर लें। कर लें। ठीक है, डेफिनेटली कितना आया? 39 grams, 38 grams. So we have followed through 4 different compounds. The first compound had 2 marbles, 11 grams, the total weight of the compound. Okay? Yes. Anyone is facing any problem in my English? Oh, thank you. Oh, so sorry, mate. Thank you. अब हम वो देखने जा रहे हैं जो डेल्टन ने देखा, जिसके बाद लॉ बनेगा। चलो, इस कंपाउंड का नाम, दिस कंपाउंड हैज अ नेम A, B, C, D. Got it? Everyone got it? Yes, sir. Wow. So we have A is to B is to C is to D. What is the ratio? 2, 4, 6, 8 देख रहे हो ना? अब ये ABCD लिख दिया मैंने, तो इनका रेशियो क्या है लास्ट में? A पूरे कंपाउंड का नाम है ना, तो X + Y है A, तो क्या हो गया? 11 grams. This is the mass ratio. I have used someone's concept, someone's law, the law of the second law, Joseph Frost's law. This is the constant proportionality. Yet one law has to be discovered. अभी वो लॉ एक रीजनिंग से निकलेगा। तुमने तो नोट किया हुआ है ना कि अभी एक लॉ की जगह खाली है। अभी इमारत बनी नहीं है एटॉमिक थ्योरी की। अभी इसमें 3 पिलर लगने थे, ये 2 पिलर पे खड़ा है। एक बार किसी लात मारी आगे गिर जाएगा ये, है ना? क्योंकि बॉल जो है 3 थ्रेड से बंधी हुई है। उस सेंस में कह रहा था कि अभी 2 लॉज आ गए, एक लॉ बचा है। जी समझ में आ गया? मास समझ में आ गया? अब तुम मुझे बताओगे। हाँ, थोड़ा मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, 2:16 आ जाए तो 1:8 लिख देते हैं। 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1:1, 2:2, सॉरी 1.1, 2.2, 2.9। किसी को कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है इसमें? 1.299। जिसको पैटर्न दिखाई दे गया, वाह क्या बात है। 2 + 1 3 + 4
अच्छा एक हिंट दे रहा हूँ, राउंड ऑफ फॉर्म में सोचो, अगर मैं इसके क्लोजेस्ट नंबर के पास आ जाऊँ तो क्या बनेगा ये रेशियो? अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ, the most closest number to this, to this, to this, to this, ठीक है? गलत बोल रहा हूं? जब साइंटिस्ट एक्चुअल में डेल्टन जैसा साइंटिस्ट सच में कैलकुलेट कर रहा था मास को, ध्यान सुनना, जब डेल्टन भी अपने टेबल पर ऐसे करके मास कैलकुलेट कर रहा था तो उसको रेशियो ऐसे नहीं मिल रहे थे, ऐसे मिल रहे थे। हाँ, पैटर्न देखा उसने और उसको समझ नहीं आया उस वक्त कि ये पॉइंट में क्यों आ रहा है। वो कम से कम 150 साल बाद समझ में आएगा डेल्टन के कि ये पॉइंट में क्यों आ रहा है। अब वो एक क्वेश्चन है आप लोगों के कन्फ्यूजन में। तो क्या ये नंबर ऑफ मार्बल्स के बराबर है? हाँ, अभी रुको, बढ़िया। तो ये था मास का रेशियो। अब मैं कह रहा हूँ एटम का रेशियो लिखो। ए में 2:4:6:8, क्या बना दूं? इन दोनों का सही माना मात्र एक संयोग है। तो ये एक संयोग है क्योंकि हमने मार्बल्स को बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर में बढ़ा दिया था, 2 फिर 4, 2 की टेबल चल रही थी, फिर 6 फिर 8, तो मतलब हाँ। अरे नहीं आवाज एकदम। एटॉमिक रेशियो बच्चों लिख लेना, एटॉमिक रेशियो क्या है? मास रेशियो, रियल रेशियो, क्या बात है, ताली दो खुद के लिए। आज तुम डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ बेटा। जो आपने नीचे लिखा सबसे नीचे 1:2:3:4 वो अप्रॉक्स हुआ ना? हाँ वो अप्रॉक्स है, वो एग्जैक्ट नहीं है। और क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट करना पड़ गया मुझे, तो आज से 150 साल बाद मुझे उसका कारण मालूम पड़ेगा कि जब सच में डेल्टन कर रहे थे ऐसा तो उनको क्यों फ्रैक्शन में नंबर्स मिल रहे थे, वो मालूम पड़ेगा। 150 साल बाद मालूम पड़ेगा, आज नहीं मालूम पड़ेगा। 150 साल बाद मालूम पड़ेगा। तो ये है मास रेशियो, ठीक है। और ये है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं तो तुम कुछ पैटर्न देख रहे हो कि किस मल्टीपल से चीजें आगे बढ़ रही हैं। वही वो मल्टीपल। अरे मतलब रेशियो को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रेशियो को ऐसे भी, रेशियो को लिख सकते हैं ना ऐसे भी, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर जो है, डेल्टन ने देखा कि कोई भी रेशियो आप देख लीजिए जंप करने के लिए यही मिस हो जाएगा। अब आने वाला एकदम ट्विस्ट सामने, वो वाला ट्विस्ट नहीं, दूसरा वाला ट्विस्ट, लॉ वाला ट्विस्ट। एक ट्विस्ट वो वाला है ना कि 5 ग्राम है मार्बल या क्या है और वो किससे रिलेटेड है, तो ये वाला ट्विस्ट जो लॉ को जन्म देगा, डेल्टन का लॉ बनने वाला है। उन्होंने देखा कि जैसे आप जंप करते हैं A to B या A to C या A to D, जो ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर समझ रहे हैं ना बच्चा? पक्का? ये मल्टीप्लायर, हाँ सही बचाना। ये मल्टीप्लायर डेल्टन ने कहा तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। एड़ी चोटी का जोड़, एक हिंदी में, ओह सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये जो रेशियो है, दिस इज द मल्टीप्लायर एंड दिस मल्टीप्लायर विल ऑलवेज बी a whole number integer, a whole number integer. It will never ever be fraction. Got it? Sure. I love it. So because you got this, have you noted it down?
No problem. At least you have noted this one. So you can do the exercise again. The whole number integer. उन्होंने मार्बल में नहीं देखा था. बताओ क्या है इसका 3:4, 3:8. बहुत लोगों के दिमाग से उड़ गया. क्यों भैया, कैसे हुआ? हाँ हाँ. कोई नहीं. कार्बन का कितना है? 12. ऑक्सीजन कितना है? 16. तो कितना होगा? 3:4. लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि CO2 है तो 12:2 डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? ठीक है. ईमानदारी की बीमारी. चलो 3:4, 3:8. तो इन्होंने क्या देखा कि CO डिवाइड बाई CO2 3:4, 3:8. चलो इसको आसान भाषा में देखते हैं. 4 से 8 पे जाने के लिए गाड़ी नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें. है इस रेशियो को 4 से 8 पे जाने के लिए. हे बड़ी, what are you doing, mate? 4 is going towards 8 from carbon monoxide to carbon dioxide. That 2, according to Dalton, is always a whole number integer. This kind of law, before I will tell you the law, उन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये हमेशा एक कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आ रहा है. डिड यू माइनस तो मुश्किल है क्योंकि हम माइनस का यूज़ भी नहीं कर रहे. मतलब ऐसे कहीं माइनस यूज़ नहीं कर रहे ना. मास माइनस में आएगा भी नहीं वैसे भी, पर ये तो रेशियो है. माइनस में कुछ और आ सकता है पर मास में नहीं, है ना. तो उन्होंने देखा कि 2 जो आ रहा है वो क्या है? होल नंबर है. फिर चाहो तो तुम H2O और H2O2 वहाँ भी सेम यही दिखाई पड़ेगा कि H2O से H2O2 फिर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. कभी भी ये 2.1. इससे तुम क्या समझे? जो डेल्टन समझा वही समझे या कुछ और समझे? मैं ये देख लूँ एक बार. बताओ क्या समझे? तुम क्या समझे? एक तो चलो 2 एक मल्टीप्लायर है, मास्टरमाइंड नहीं. कहीं और कुछ और नंबर हो सकता है वो. ये फ्रैक्शन में नहीं आ रहा. अब मैंने बता दिया है, देखो कौन कौन बता पाता है. क्या समझ में आया डेल्टन के? क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो उसको कंप्लीट करो. फिल इन द ब्लैंक्स. इसका मतलब कि कोई कंप्लीट चीज मिल रही है. हाफ नहीं, कोई कंप्लीट चीज उसको ऐड ऑन करवा रही है. जैसे 2 आकर के उसको एक सिग्निफिकेंट नंबर से ऊपर कर दे रहा है. ये कंप्लीट चीज एक यूनिट में आ रही है. फीलिंग आई? एक यूनिट जैसी है, एक टुकड़ा ऐसा है जो बराबर 1 है. मतलब पूरा एक टुकड़ा है. समझ रहे हो ना बात? क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में जा रहा है, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में जा रहा है, तो जो मास में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो होल नंबर है हमेशा. फ्रैक्शन, मास तो फ्रैक्शन में जा सकता था, लेकिन जब एक ही 2 सेम प्रकार के एलिमेंट्स 2 अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको फीलिंग आई कि और ये हमेशा एक स्पेसिफिक होल नंबर में जा रहे हैं. इसका जो फिजिकल इंट्यूशन है, मतलब रियल लाइफ इंट्यूशन, अब हाँ 6 सेंस, इसका जो 6 सेंस है हमारे वर्ल्ड का, कि बिनीथ दिस मटीरियल हो क्या रहा होगा कि अगर ये 2 मल्टीप्लाई होकर के बस आगे बढ़ रहा है, कभी 2.1 नहीं हो रहा है. कोई चीज़ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में एक यूनिट की तरह जा रही है पूरी. वो तो तुमको दिख ही रहा है कौन है वो कौन सा वाला आइटम है? वो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन कभी आधा जा रहा है क्या? संपूर्णतः जा रहा है ना. संपूर्ण जा रहा है, कंप्लीट जा रहा है ना.
jar and a complete? बेटा जी पक्का ना? तो क्योंकि वो बराबर जा रहा है, एक कंप्लीट जा रहा है, तो उससे उनको क्या फीलिंग आएगी? कोई चीज है जो कंप्लीट जा रही है, उनको कार्बन, वो ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे इस समय, वो कह रहे हैं कोई चीज कंप्लीट जा रही है, कोई एक पीस है जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। इससे पोस्टुलेट में एक बहुत बड़ी चीज, एक आखिरी लॉ में एक बहुत बड़ी चीज जो रह गई थी, जिसको दुनिया को सोचने में आज हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान है कि एक साइंटिस्ट से पूछा गया, रिचर्ड फाइनमैन, कि मान लो आपदा का दिन हो और सब विनाश होने वाला हो। साइंटिस्ट से पूछा गया, आज धरती का नाश हो जाएगा, आपको पता है चुनिंदा 2 लोग बचेंगे बस पूरी धरती पे, और हाँ पूरी धरती का नहीं, 2 लोग बचेंगे, हाइपोथेटिकल कि धरती का नाश होने वाला नहीं, 2 लोग बच सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो, जमीन के अंदर रखो उनको, जब न्यूक्लियर बॉम्ब, और उनके पास खाना दे दो खूब सारा, भाई देख अगले 10 साल तक बाहर मत आना। प्लेनेट, हाँ अच्छा ठीक है तो ठीक है, तो धरती, तो ऐसी कौन सी, अब क्योंकि धरती का नाश हो जाएगा, सारे साइंस का नाश हो जाएगा, हमारे इतने साल की मेहनत खराब हो जाएगी, कोई एक ऐसी बात बता दो जिसको हम आगे वाली जनरेशन को दे दें, जिससे वो साइंस में सबसे तेज़ तरक्की कर ले। ऐसा मंत्र साइंटिस्ट से, रिचर्ड फेनमैन ने इस पर, रिचर्ड फेनमैन जानते हैं, एक साइंटिस्ट है बहुत, हाँ बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हैं, मेरे प्रिय फिजिसिस्ट हैं वो, रिचर्ड फेनमैन। हाँ उनको मतलब मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, थोड़े स्पिरिचुअल भी लगते हैं और साथ में अच्छे टीचर भी हैं, सिर्फ रिसर्च ही नहीं, आध्यात्मिक भी, और साथ साथ में बहुत अच्छी टीचिंग भी है उनकी। कभी सर्च करना रिचर्ड फेनमैन, दिखेगा। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था, हाँ वो कौन सी बात होगी जो आप नेक्स्ट जनरेशन को दे दो तो साइंस में तरक्की बढ़ जाए, वरना वो कई साल तक मारते काटते रहेंगे एक दूसरे को, वही सेम कहानी दोबारा रिपीट करेंगे वो, कि ले भाई मास कंजर्व नहीं है तो गया घच। वो बोलेगा कि वो जो दिख रहा है तुम्हें चांद, वो सूरज, वो धरती के चक्कर लगा रहा है, इधर आ ले घच, आसमान के सारे तारे सूरज नहीं है, इधर आ घच। इतना बवाल हो तो कोई एक ऐसी बात बता दो जिससे बवाल कम हो जाए, इतना है ना मुश्किल आ जाए। तो उन्होंने बोला वो एक बात, हाँ वो कौन सी बात होगी, वो बात है, उन्होंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, जब सब कुछ कोलैप्स होने वाला है, ह्यूमैनिटी एंड साइंस ऑल, वो बात है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। बस इतनी सी बात को वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब तुम साइंस यहाँ से शुरू करना, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात, और हम इस मल्टीप्लायर से कौन सी बात पे पहुँच रहे हैं, कि कोई चीज़ इनडिविजिबल है और एक प्रॉपर होल कौन मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो डेल्टन का जो ये लॉ है जिसने पोस्टुलेट में अभी दम भरेगा, वो कहाँ से आ रहा है, इस मल्टीप्लायर से आता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब जल्दी से, क्योंकि टाइम मैं 5 मिनट और लूँगा इसमें। अच्छा जल्दी से एक बात और, अगर मैं बोलूँ वो वाला मैजिक तो बताना रह ही गया मेरे लिए। अरे मैजिक मतलब वो, चलो मैं देखता हूँ मैं कितना कर पाता हूँ। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये कहाँ से निकल के आया है, तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद अब पॉस्टुलेट्स बनने तैयार हो रहे हैं। तो पॉस्टुलेट्स 3 उस पे खड़े हैं फाउंडेशन पे। लॉ 1 मास कंजर्व, डेफिनिट प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इनके ऊपर पॉस्टुलेट्स खड़ा हो रहा है। डेफिनिट प्रोपोर्शन सीधे 1:8 का था, ये डेफिनिट प्रोपोर्शन है, ये अकेले में डेफिनिट प्रोपोर्शन है, लेकिन इन दोनों को एक साथ देखो तो एक ही एलिमेंट CO और CO2 बना रहा है, और वो इस रेशियो में बना रहा है कि 2 का मल्टीप्लायर होल नंबर है डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में। कुछ लैग तो नहीं हो गया है आज, भगवान ना करे कुछ लैग हुआ हो। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। वो तो नॉर्मल बात है। तो पोस्टुलेट पहला क्या है, बनाना एटम। अब आया ना एटम, तो पहला पोस्टुलेट यही ना बोलेगा, डाल्टन यही ना बोलेंगे, समझते नहीं है ना आप लोग।
एटम्स नहीं, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। कहां से आया? एज ए होल नंबर जा रहा है, इसका मतलब वो कंप्लीट जा रहा है, इसका मतलब कि वो इनडिविजिबल। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी, इनडिविजिबल पार्टिकल समझ में आ गया? ये दोनों बातें कौन से लॉ पे आधारित हैं? उनका अपना खुद का लॉ। मिस हो रहा है क्या दोस्त? मिस तो नहीं हो रहा है? एटम्स हैं और वो इनडिविजिबल हैं, कौन से लॉ पे है? उनका पोस्टुलेट सुनो आगे का। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये किस, हाँ, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, मास कैन नॉट डिस्ट्रॉयड। और डाल्टन कह रहा है कि मास जो है वो एटम नहीं बनाया है। तो वो जो बात मास के लिए कही गई है वही बात एटम के लिए भी कहेगा वो। तो वो कह रहा है ना, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स कंबाइन in the ratio of small whole numbers to form not compound, compounds। ऐसा लगा हुआ इसमें, ऐसा लगा हुआ है कि तुम गलती ना कर दो उसको पढ़ने में, कि वो ये जो बात कह रहे हैं वो compounds के लिए कह रहे हैं, not for the compound but for the compounds because they are two plural। ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं? Atoms combine in the ratio of small whole number। small whole number दिख रहा है लैंग्वेज यहाँ पे होती हुई, इनकम टू फॉर्म कंपाउंड्स। दिख गया? तो इनका ये पॉस्टुलेट भी इन्हीं के लॉ 3 पर आधारित है। एटम्स क्रिएट नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, वो मास पहला वाला लॉ उस पर आधारित है। बस कितना रह गया? अब दो और बातें रह गई इनकी। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा चलो, तो कह रहे हैं वो किसी भी एलिमेंट का, एलिमेंट तो जानते ही होगे, उसका एटम ले लो, फॉर एग्जांपल तुम ही ले लो, तुम्हारा जो मास है और तुम्हारी जो आदतें हैं यानी कि प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? सेम। बट द एटम एंड एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड का जो मास है और जो प्रॉपर्टी है, ये तो कॉमन सेंस है एक्चुअली। ठीक है कि सेम एलिमेंट का सेम ही रहेगा मास प्रॉपर्टी, अलग एलिमेंट का अलग ही रहेगा मास प्रॉपर्टी। वाह रे डाल्टन, क्या बात बताई पोस्टुलेट में। मतलब ऐसा लग सकता है पर लेकिन उस समय के हिसाब से किसी अदृश्य चीज़ों को देख करके ऐसी सी बातें बोलना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। डाल्टन के लिए ताली। एक पोस्टुलेट में छोड़ रहा हूँ, वो तुम मुझे अगली क्लास में बताओगे, वो लास्ट वाला, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। हाँ नहीं, टफ नहीं है, ये हो चुका है एक्चुअली, अभी अलग फॉर्म में दिखेगा वो। मेरे पास बचे हैं 2 मिनट, मैजिक वाली बात मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब तो अभी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी खोलनी है या जो मैंने पेज दिया है उसमें से लास्ट में से फाड़ लो। व्हाट सरप्राइज्ड यू इज स्टिल द कंफ्यूजन लेफ्ट। कुछ भी कर दो, ईमानदारी से लिखना, ठीक है बेटा? कर दो, फटाफट कर दो।